हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे हैं। मास वन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। क्लास 10th वालों के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का रिवाइज कीजिए। जो मैंने ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको मैंने अनसॉल्व्ड पेपर से उठाया है। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे और मेहनत के साथ रिवाइज करेंगे। चलो, समय को न बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन नंबर पहले पर शुरुआत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, ठीक है। नमस्कार। अब मैं शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है तो आप देखिए, जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तित होती हैं तो वह प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होती हैं, उत्तल लेंस से अपवर्तित होती हैं, तो वह उनका जब अपवर्तन होता है किसका? प्रकाश की किरणों का। तो वो उनका जो अपवर्तन होता है वो टोटल कहाँ पे मिल जाती हैं? एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। जैसे एक ही बिंदु पर टोटल अपवर्तन मिल जाएगा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसीलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। किसको? उत्तल लेंस को। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस, इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? किसको? उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो इसमें भी बताया गया है फ्रेंड्स, इसमें भी बताया गया है कि जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होती हैं। कौन? जब प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होती हैं तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों के चारों ओर फैला देता है। क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तित होती हैं तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को चारों ओर फैला देता है। किसके? चारों ओर फैला देता है। इसलिए अवतल लेंस को फ्रेंड्स अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बताया गया है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? आइए थोड़ा बड़ा देखते हैं, हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, कोई बात नहीं। और चलो भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवतल लेंस को अपसारी दर्पण अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? उधर क्या था? अवतल लेंस था। इधर क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो क्या कहा गया है? अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा गया जाता है? अवतल दर्पण में एक परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी होती है, इसलिए अवतल दर्पण उससे टकराने वाली सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती हैं। आकार मिल नहीं जाती, आकर मिल जाती हैं फ्रेंड्स। क्या यहाँ पे है? आकर। क्या है? आकर मिल जाती हैं। कोई बात नहीं, आकर आप लिखेंगे, आकर मिल जाती हैं। आकर मिल जाती हैं, इसलिए इसे अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, और मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो फिर एक बार देख लीजिए। अच्छा, अवतल दर्पण होता क्या है? अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिनके उभरे हुए भाग पर फ्रेंड्स क्या होती है? पॉलिश होती है। जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और जो अंदर का भाग धसा हुआ होता है वो परावर्तक तल होता है। तो उसने क्या कहा है? अवतल दर्पण में परावर्तक का अंदर सतह की ओर धसी होती है। देखो, अंदर धसी है, इसलिए अवतल दर्पण के टकराने वाली जो सारी प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो फ्रेंड्स एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं। कैसे? एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाती हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन को देखिए।
देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है, देखो यहाँ पे दिखाया भी गया है। ये क्या है? अवतल दर्पण है फ्रेंड्स। क्या है? अवतल दर्पण है। यहाँ पे टोटल जो प्रकाश की किरणें हैं, देखो प्रकाश की किरणें हैं, ये यहाँ से कोई वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन की भाषा इधर निकाल, जो इधर से आएगी आपने पढ़ा होगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। लेकिन उसमें ये चीज़ ना दिखा करके उसका सीधे मुद्दा है कि आपको सीधे देखो टोटल एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ जाइए, उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस, नहीं मैंने लिख दिया है दर्पण, क्या? अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? देखिए बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो कहा गया है अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से टकराती हैं तो जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण से टकराती हैं तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देता है। क्या करता है? प्रकाश की किरणों को भिन्न भिन्न दिशाओं में फैला देता है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? दर्पण, लेंस नहीं फ्रेंड्स, लेंस नहीं। क्या कहते हैं? लेंस नहीं। लेंस को काटेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। लेंस को हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण। क्या लिखेंगे? दर्पण। ओके, अब आ जाइए आगे क्वेश्चन क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सीधे कहा गया है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भू संपर्क तार क्या है? 10th वाले मेरी बात गौर से सुने। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, इसीलिए हमारा रिजल्ट कैसा हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो अर्थात आप समझने की कोशिश कीजिए। भू संपर्क, भू मीन्स होती पृथ्वी। चलो ठीक है, आगे बताते हैं। भू संपर्क तार जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण लगा होता है। क्या लगा होता है? विद्युत रोधी आवरण लगा होता है। विद्युत रोधी आवरण लगा होता है। घर के निकट भूमि के भीतर कुछ गहराई पर स्थित धातु के प्लेट से संयुक्त होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टेस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि के धातु के आवरण के रूप में विद्युत रोधी के रूप में उपकरणों में सुरक्षा के रूप में किया जाता है फ्रेंड्स। क्या किया जाता है? सुरक्षा के रूप में किया जाता है। भू संपर्क तार क्या है? भू संपर्क तार जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण लगा होता है। घर के निकट, क्या कहा गया फ्रेंड्स? घर के निकट, घर के निकट, घर के निकट भूमि के भीतर कुछ गहराई तक स्थित धातु के प्लेट से संयुक्त होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टेस्टर, मेज पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि में किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे चालक और आचालक, आप पढ़ते हैं जैसे चालक और आचालक। चालक से ही संपर्क, चालक का मतलब जिसमें विद्युत बहती है या जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। जैसे देखिए विद्युत इस्त्री लोहे की बनी होती है, इसके ऊपर आवरण लगा दिया जाएगा तो हम ऊपर की ओर इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे, जिससे विद्युत धारा हम नहीं चिपकाएंगे। जैसे गर्म होती केतली, ऐसे ही टेस्टर होता है, टेस्टर में करंट नहीं मारता। मेज के पंखा होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, इत्यादि कई चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। आप जैसे भी चाहो उसको अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता किसे कहा जाता है? तो बताया गया है लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को मोड़ने की क्षमता को, लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं।
जो लेंस प्रकाश को जितना मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होता है। क्या कहा गया है? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों की मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस प्रकाश को जितना मोड़ेगा जो लेंस प्रकाश को जितना मोड़ेगा उस लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। फ्रेंड्स, क्या होगा? उतनी ही अधिक होगी। लेंस की क्षमता को किससे डिनोट किया जाता है? पी से व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता को पी से व्यक्त किया जाता है। पी बराबर होता है 1/f। क्या होता है फ्रेंड? 1/f। पी बराबर होता है 1/f। अब देखिए, अगर मीटर में दिया होगा तो 1/f करेंगे। अगर बेटा कहीं सेंटीमीटर में दिया होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा तो 100/f लगाएंगे। पी बराबर, ये आपको चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। मतलब अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो पी बराबर 100/100 लगाएंगे, 100/f लगाएंगे। यही होती है लेंस की क्षमता। इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है फ्रेंड्स? इसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर, ओके। ये होता है लेंस की क्षमता। आगे क्वेश्चन आ जाइए। उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? उभयधर्मी पदार्थ किसे? वैसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया करते हैं उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। अम्ल बोलें तो एसिड, क्षार दोनों मिलकर के, अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। जैसे जिंक हो गई, झिडियन, एल्युमिनियम Al, कांच आदि। क्या हो गया? जिंक, एल्युमिनियम, कांच इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, आगे आ जाइए। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है फ्रेंड, संक्षारण किसे कहते हैं? इनके 2 उदाहरण दीजिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी से अपक्रिया करके संक्षारित हो जाती है तो इसे संक्षारण कहते हैं। अरे मोटी भाषा में जानिए, जैसे आपके कभी कभी आपके मकान में कभी जो गेट लगा होता है फ्रेंड, क्या लगा होता है? गेट। उस पर अगर आप पेंट ना करें, उस पर पेंट ना करें तो क्या हो जाएगा? उस पर काई जम जाती है। क्या जम जाती है? काई जैसी लग जाती है। जिसे बोलते हैं जंग जैसी लग जाती है। तो जंग लग जाती है तो उस क्या होता है? संक्षारण होने लगता है। आपका गेट जो होता है उसकी जो चादर होती है लोहे की, वो कैसी हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। कैसी हो जाती है फ्रेंड? कमज़ोर हो जाती है। तो इसी प्रकार जब किसी वस्तु को नमी में रखा जाता है, जब किसी वस्तु को नमी में रखा जाता है फ्रेंड, सीधे सीधे कहा गया है, जब किसी वस्तु को नमी में रखा जाता है, जब किसी वस्तु को नमी में रखा जाता है, जब कोई धातु को आसपास अम्ल, नमी आदि से अपक्रिया करके नमी में रख दिया जाए तो वो अपक्रिया ही करेगी, संक्षारित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर भूरी परत का होना, तांबे के ऊपर हरी परत का होना, ये आपके उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, मेंडेलीव का आवर्त नियमों का उल्लेख कीजिए। मेंडेलीव के आवर्त नियमों का उल्लेख कीजिए। मेंडेलीव के आवर्त नियमों का उल्लेख कीजिए। तो हम आपको बताएंगे, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। इसे ही मेंडेलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इससे पहले आवर्त सारणी मेंडेलीव ने बनाया था। आ जाइए फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ा हम आपको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, इसके बारे में थोड़ा हम आपको डिस्कस करते हैं। आ जाइए। आवर्त सारणी जो होती है आपको बोली जाएगी मेंडेलीव की आवर्त सारणी। एक होगी मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी।
देखो मेंडेलीव की आवर्तसारणी, मेंडेलीव की आधुनिक, एक शब्द लग गया आपका आधुनिक, एक शब्द आपका लग गया आधुनिक। अगर आपसे आधुनिक ही पूछे, क्या पूछे? आधुनिक, आधुनिक, तो ये जो साड़ी है ये बनाई थी मोसले ने। किसने बनाई थी? मोसले ने। मोसले कौन था? मेंडेलीव का, मेंडेलीव का चेला था। कौन था? चेला था, बोल सकते हैं शिष्य था। कौन था? शिष्य था। आधुनिक आवर्त साड़ी जो बनाई ये मोसले ने बनाई। मेंडेलीव ने जो आवर्त साड़ी बनाई थी, जो मेंडेलीव की आवर्त साड़ी है वो मेंडेलीव ने ही बनाई थी। लेकिन एक आपको अगर शब्द मिल जाए आधुनिक, तो ये आधुनिक जो बनाई है ये बनाई है मोजले ने। किसने बनाई फ्रेंड्स? मोजले ने बनाई है। अच्छा, आपको आगे क्या करना है? आगे बताने का मतलब ये है, जो मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है, जो मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से कैसी बनी है फ्रेंड? परमाणु क्रमांक के हिसाब से बनी थी। जो मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, जो मेंडेलीव बोल सकते हैं पुरानी आवर्त सारणी, कैसे बोल सकते हैं फ्रेंड? पुरानी, वो बनी है परमाणु भार के हिसाब से। कैसी बनी है? परमाणु भार के हिसाब से। आपको इतनी चीज़ आनी चाहिए, यही मेंडेलीव का डिस्कस है। इस समय मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 118 तत्व उपस्थित हैं। 119वें तत्व की खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई तत्व खोजा नहीं गया। अगर जैसा भी होगा वो आवर्त सारणी में जोड़ा जाएगा। ओके फ्रेंड, चलो भाई आते हैं कौन से क्वेश्चन पर थे। ये तो हो गया था शायद, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, उभयधर्मी भी हो गया, संचरण भी हो गया, मेंडेलीव। ठीक है, अब आ जाइए मेंडेलीव वाला। अब अगला क्वेश्चन जो बहुत प्यारा है, अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया? भाई बड़ी अजीब बात। अपमार्जकों ने क्या कर दिया? देखो भाई, पदार्थ भी एक दूसरे की सीट छीन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पदार्थ भी एक दूसरे की सीट छीन रहे हैं। कहा गया है अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया गया? अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति साबुन से भिन्न होती है। क्या होता है? अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति जो होती है वो साबुन से भिन्न होती है। यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है, क्योंकि यह जल में जल्दी घुल जाता है। कठोर जल के साथ अभिलेख कैल्शियम बोले Ca, मैग्नीशियम Mg लवण नहीं बनाता है फ्रेंड्स। क्या नहीं करता है? लवण नहीं बनाता है। अतः कठोर जल के साथ भी खूब झाग देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मेंडेलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ओके फ्रेंड, आप ठीक है, मस्त रहो, खुश रहो। आप एक काम करेंगे, अगर आपको थोड़ा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लिख के आया है प्लीज़ माई सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक काम और कर देना फ्रेंड, शेयर भी कर देना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना। इतना आप काम ज़रूर करना, यही मेरी मेहनत। अगर मैं मेहनत करता हूँ जो भी है, हो सकता है कि आपको जो त्रुटियां रही हों वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, तो उस चीज़ का मैं सुधार करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो जो भी मैं बनाऊँगा वो होगा, कोशिश करेंगे कि बहुत ही शानदार हो सकता है। आपको टेक्निकल शानदार ना मिले, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में अनसार्ड पेपर में जो आए हुए हैं, जो अनसार्ड पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आप प्लीज़ करके मेरे चैनल पे थोड़ा ध्यान दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके बाद शेयर कर दो। आपके जो भी 10th में स्टूडेंट हैं, अब आपको कल से जो मैं अगला वीडियो दूंगा उसमें आपको 20 नंबर वाली जो ऑब्जेक्ट की सीरीज होती है, जो ऑब्जेक्ट न क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर, तो एक नाम आएगा 20 नंबर वाली सीरीज। क्या बोलेंगे? 20 नंबर वाली सीरीज। 20 नंबर वाली सीरीज को ज़रूर आप देखिएगा। ये अगर आपने एग्ज़ाम में अगर ये क्लियर कर लिया, अगर आपने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है अगर उसको आपने क्लियर कर लिया, तो आपके 90+ से नंबर साइंस में आने चाहिए। किसमें? साइंस में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।